स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स में, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने लिखा है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो प्रकाश में दर्पण हो या लेंस हो, भिन्न भिन्न दूरियों को मापने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी सबसे सरल है। तो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई, इन सब दूरियों को लेने के लिए किन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, कौन सी दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, कौन सी दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, इन दूरियों का चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोग जानते होंगे, यदि किसी तल में दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत खींच दी जाती हैं तो वह तल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है इसे एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे वाई अक्ष, और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं इसे मूल बिंदु ओ कहते हैं। अब कोई भी दूरी लेते हैं तो मूल बिंदु के यहाँ से लेना शुरू करते हैं, एक्स अक्ष पर अथवा वाई अक्ष पर। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर चली गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, वाई अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी दूरी हम लेते हैं तो दर्पण के ध्रुव से लेना शुरू करते हैं। कोई भी दूरी मापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। ये देखिए, जैसे हम बना दिया है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ये है इसका मुख्य अक्ष PC है, यह फोकस है, C वक्रता केंद्र है। तो यहां पर हम कोई भी दूरी लेते हैं तो ध्रुव से लेना शुरू करते हैं, कोई भी दूरी मापते हैं तो ध्रुव से मापना शुरू करते हैं। अतः ध्रुव को हम मूल बिंदु के रूप में लेते हैं, और ये अक्ष जो मुख्य अक्ष इसे x अक्ष ले लेते हैं, और ध्रुव P से होकर जाती हुई दर्पण की कोई स्पर्श रेखा, दर्पण की एक स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है, तो इस रेखा को हम y अक्ष ले लेते हैं, y अक्ष। तो ये y अक्ष हो जाता है, और ये जो मुख्य अक्ष है ये x अक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, और ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरियों को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई लंबवत दूरियों को धनात्मक चिन्ह के साथ, और नीचे मापी गई दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब प्रकाश की कोई भी किरण हम लेते हैं तो दर्पण के बाईं ओर से प्रकाश किरण ली जाती है। दर्पण के बाईं ओर से, जैसे ये आपतित किरण है, कोई दर्पण के बाईं ओर से प्रकाश किरण ली जाती है। तो अब दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ठीक है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण की स्थिति ध्रुव से यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अगर प्रतिबिंब दर्पण की ओर ही बनता है, दर्पण के सामने बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। उल्टा प्रतिबिंब अगर बना है तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको चिन्ह समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः फिर से बता रहे हैं, कोई भी दूरी हम लेते हैं तो ध्रुव से मापना शुरू करते हैं। इस प्रकार ध्रुव को मूल बिंदु, मुख्य अक्ष को x अक्ष मान लिया जाता है, और ध्रुव से होकर जाने वाली दर्पण की कोई स्पर्श रेखा हो उसे हम y अक्ष मान लेते हैं। तो इस प्रकार दर्पण से बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ध्रुव के बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ध्रुव के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है। अब दर्पण के बाईं तरफ हम वस्तु को भी रखते हैं, बाईं तरफ से प्रकाश किरण लेते हैं, तो अगर दर्पण से वस्तु की स्थिति देखी जाए, वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अगर प्रतिबिंब इधर ही बना है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अगर प्रतिबिंब पीछे बना है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। इस आधार पर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर ली गई दूरी होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी या आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरी होती है।
इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस इधर होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी होती है या ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम आशा करते हैं कि बच्चों ये आपको चिन्ह अवश्य समझ में आ गए होंगे। अब आइए देरी न करते हुए हम आगे चल रहे हैं। दर्पण सूत्र जरा बता दिया जाए आपको। दर्पण सूत्र यानी दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध जरा देखा जाए। यूवीएफ में संबंध, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं आपको। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए आपको यूवीएफ में संबंध बता दें। यूवीएफ में संबंध सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, इसके बाद फिर उत्तल दर्पण के लिए भी आपको बताएंगे। आइए हम मान ले रहे हैं ये एक अवतल दर्पण है M1 M2, ये एक अवतल दर्पण है M1 M2 जिसका ध्रुव P और फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब दर्पण के सामने हम मान रहे हैं कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई है। ये कोई वस्तु है AB कोई वस्तु है। अब वस्तु AB से ये देखिए एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण और हम ले रहे हैं, ये देखिए एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही है। 1 मिनट, थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं दर्पण को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए दर्पण को। ये देखिए ये आपका समतल, ये अवतल दर्पण है M1 M2 जिसका ध्रुव P है, फोकस F और वक्रता केंद्र C। यहां वस्तु रखी हुई है, वस्तु AB है। एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जा रही है। ये देखिए एक प्रकाश किरण और हम ले रहे हैं वक्रता केंद्र से। अब चूंकि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से देखिए यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर B की छाया बनेगी अर्थात B' होगा। एक लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर, जहां काटेगा A' होगा। इस प्रकार वस्तु AB का पूरा प्रतिबिंब A' B' ये बना, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। तो चित्र के बारे में हम आशा करते हैं कि चित्र के बारे में आप थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण M1 M2 द्वारा वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है। ये चित्र के बारे में हो गया। अब यहाँ इसका हम नाम रख ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये जो आपतित किरण है दर्पण के बिंदु Q पर आपतित हो रही है। Q से एक लंब डाल दे रहे हैं इस पर, इस लंब का भी नाम रख ले रहे हैं। मान लीजिए इस लंब का नाम है QM, ठीक है, QM। अब आइए जरा हम जिन त्रिभुजों का नाम लेने जा रहे हैं उन त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC देख रहे होंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C, जो दोनों त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखिए। देख रहे हैं इस त्रिभुज का कोण A, इस त्रिभुज का कोण A', दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज का कोण ACB ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का कोण A'CB' ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो दोनों ही त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा भी अवश्य बराबर होगा, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। तो ये हम लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', क्या है, समरूप है। तो क्या मिलेगा, हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो क्या मिलेगा, इसलिए हमें मिल जाएगा AB बटा A', बराबर क्या मिलेगा, बराबर AC बटा A', C ये मिल जाएगा हमें समरूप से, इन दोनों समरूप त्रिभुजों से ये मिल जाएगा। मान लेना ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। इसी प्रकार अब आइए जरा फिर दो त्रिभुजों को हम लिखने जा रहे हैं, उनके बारे में जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज
ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज, ये देखिए ए डैश बी डैश एफ तथा ये वाला त्रिभुज देखिए क्यू एम एफ, त्रिभुज क्यू एम एफ, त्रिभुज क्यू एम एफ, ये दोनों भी समरूप होंगे। कैसे होंगे जरा ध्यान से देखिए, इसका कोण ए और इसका कोण एम बराबर कोण ए डैश, सॉरी कोण ए डैश बराबर कोण एम, क्यों बराबर होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। और इसका कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर इसका कोण क्यू एफ एम, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसके भी दो कोण बराबर है तो तीसरा भी उससे बराबर होगा, यानी दोनों त्रिभुज समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब समरूप है, ये दोनों भी समरूप है। तो वही हम लिख देंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज क्यू एम एफ क्या है, समरूप है। समरूप है तो क्या मिलेगा हमें, ये दोनों समरूप है तो क्या मिलेगा, इसलिए इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात इस ये भुजा क्यू एम बटा इसके संगत इसकी भुजा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश क्यू एम बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या मिलेगा, इसकी भुजा एम एफ बटा इसकी भुजा कौन है, इसकी भुजा ए डैश एफ, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। अब जरा ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या QM किसके बराबर होगी, QM वस्तु AB के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश बराबर MF बटा A डैश F। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, अब यहां थोड़ा सा लिखना पड़ता है, हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये हम बोल दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, यदि दर्पण का ये द्वारक है जो M1 M2 यानी व्यास है जो ये छोटा हो तो क्या होगा, बिंदु Q जो होगा बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। ऐसी स्थिति में बिंदु M भी बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, काफी निकट होगा, तब हम मान सकते हैं MF बराबर PF के। तो ये बात थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा, हम आशा करते हैं कि आप खुद लिख लेंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु Q बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, तब ऐसी स्थिति में तब हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, MF बराबर PF के, MF बराबर PF माना, तब हम मान सकते हैं MF बराबर PF, ठीक है। जब MF बराबर PF हो जाएगा तब क्या मिलेगा यहां से, अब देखिए तब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए AB बटा A डैश B डैश बराबर, अब यहां MF की जगह हम PF रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, PF बटा A डैश F, मान लेना समीकरण नंबर 2 है। अब जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा, 1 2 से, जरा 1 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये देख रहा है AB बटा A डैश B डैश है, और समीकरण 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड AB बटा A डैश B डैश है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, AC बटा A डैश C, समीकरण 1 और 2 से मिल जाएगा हमें AC बटा A डैश C बराबर क्या मिलेगा, PF बटा में A डैश F, ये मिल जाएगा हमें समीकरण 1 और तथा 2 से। अब जरा ये देखिए AC क्या है, AC ये देखिए, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC, लिखा जा सकता है AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC बटे A डैश C को जरा देखिए, A डैश C को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश लिख सकते हैं, ठीक है, PC माइनस PA डैश बराबर PF को PF ही रहने दे रहे हैं। अब इसको जरा देखिए, A डैश F को क्या लिख सकते हैं, PA डैश माइनस PF, ठीक है, PA डैश माइनस PF लिख सकते हैं, A डैश F को PF, ठीक है, ये मान ले रहे हैं, ये समीकरण नंबर 3 है। अब जरा ये देखिए कि इसमें PA क्या है, PC क्या है, PA डैश क्या है, PF क्या है, 4 चीजें हैं। PA क्या है, PA जो है ध्रुव P से वस्तु की दूरी है, PA वस्तु की दूरी है, अर्थात वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब ये चूंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे तो PA बराबर माइनस U हो जाएगा। PC क्या है, PC वक्रता त्रिज्या है, PC वक्रता त्रिज्या आपकी, ये भी माइनस चिन्ह के साथ ले लेंगे। और PA डैश क्या है, PA डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, V से प्रदर्शित कर लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, तो ये भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे।
पी ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस भी, और पी एफ क्या है, पी एफ तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ऋणात्मक चिन्ह के साथ माइनस एफ। अब इन मानों को समीकरण नंबर 3 में हम रख देंगे। अब ये इधर का हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, हम आशा करते हैं कि इधर का आप समझ गए होंगे। अब आइए इन मानों को हम समीकरण नंबर 3 में रख दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा, इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, इन मानों को समीकरण किसमें, 3 में, इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमें, इन मानों को रख देंगे तो देखिए पी ए माइनस पीसी अर्थात माइनस यू माइनस माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस आर हो जाएगा बटे पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस आर माइनस पी ए डैश माइनस भी है माइनस भी बराबर, अब देखिए पी एफ माइनस एफ बटे पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस भी माइनस माइनस पी एफ माइनस एफ, ठीक है, ये रख दिया गया। अब आइए क्या मिल जाएगा, ये माइनस यू प्लस आर हो जाएगा माइनस आर प्लस भी हो जाएगा, ये माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा। अब आइए या ये देखिए माइनस यू, ये आर वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो आर की जगह पर हम 2f रख देंगे, 2f बटा में माइनस आर, यहां भी 2f रख देंगे माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा में माइनस भी माइनस प्लस एफ। अब कर देंगे तिरछा गुणा, आइए तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए माइनस भी का माइनस यू में होगा तो यू भी होगा, यू भी माइनस भी का माइनस प्लस 2f में होगा तो माइनस 2f भी होगा, ठीक है, प्लस f का करेंगे माइनस u में तो माइनस fu होगा, प्लस f का प्लस 2f में करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब इधर क्या होगा, माइनस f का माइनस 2f में होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस f का प्लस भी में होगा तो माइनस f भी हो जाएगा, ठीक है, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2f भी को पक्षांतर कर देंगे इधर तो क्या मिलेगा, इधर इधर क्या बचा देखिए u भी बचा है, u भी और माइनस fu बचेगा, ये दोनों तो कट गए, इस f भी को इधर ले जाएंगे, f भी इधर जाएगा तो 2f भी प्लस हो जाएगा, अब माइनस f भी वो पहले से है तो क्या मिल जाएगा। अब आइए जरा इधर इसको मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या मिल जाएगा, हाँ यह मिल गया आपका u भी माइनस एफ यू बराबर आपका एफ भी बच जाएगा, इधर एफ भी बच जाएगा तो एफ में से एफ भी गया, एफ भी बच जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में u भी एफ से भाग दे देंगे, u भी एफ से भाग देने पर क्या मिलेगा, u भी एफ से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, u भी एफ से भाग दे देंगे तो जरा देखिए यहां भाग देंगे, u भी में u भी एफ से भाग देंगे तो u भी से एफ भी कट जाएगा, 1 बटा एफ मिलेगा, 1 बटा एफ माइनस यहां भाग देंगे तो यू एफ कट जाएंगे, 1 बटा भी मिलेगा, 1 बटा भी मिल जाएगा बराबर, इधर भाग देंगे तो एफ भी से एफ भी कट जाएगा, 1 बटा यू मिल जाएगा, 1 बटा यू, इसलिए क्या मिल गया, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी। तो ये रहा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति में संबंध, यानी अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध, इसे ही कहा जाता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए जरा उत्तल दर्पण के लिए देख लिया जाए, उत्तल दर्पण के लिए भी दिखा दें, उत्तल दर्पण के लिए आइए देखिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यानी यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में संबंध आपको दिखा दें उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ये देखिए, ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, M1 M2 M1 M2, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, फोकस F है, फोकस F, ये वक्रता केंद्र C, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है AB, ये वस्तु है,
एक प्रकाश किरण वस्तु ए बी से मुख्य अक्ष के जो समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती प्रतीत होगी, ऐसा महसूस होगा कि ये कहां से जा रही है, ये फोकस से जाती प्रतीत होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाती प्रतीत होगी। एक प्रकाश किरण और हम ले रहे हैं, एक प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र की ओर आती महसूस हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर आती महसूस हो रही है, वक्रता केंद्र से ले रहे हैं। ये परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, लंबवत पड़ती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहां पर बी की छाया बनेगी, अर्थात बी डैश होगा, यहां से लंब डालेंगे, ए डैश हो जाएगा। इस प्रकार वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि फिगर के बारे में आप थोड़ा सा लिख लेंगे। यहां से एक हम लंब डाल दे रहे हैं इस पे, इसका नाम रख ले रहे हैं बिंदु एम, इसका नाम रख ले रहे हैं एम। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि फिगर के बारे में आप थोड़ा सा अपने से लिख सकते हैं कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने कोई वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु AB का दर्पण द्वारा आभासी सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ठीक है, ये दर्पण के चित्र के बारे में हो गया। अब आइए हम शुरू कर रहे हैं। जरा देखिए, जिन दो त्रिभुजों का हम नाम लेने जा रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, इन दोनों त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखिए। ABC ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, और A डैश B डैश C ये देखिए छोटा त्रिभुज। दोनों ही त्रिभुजों में कोण A और कोण A डैश ये दोनों आपस में बराबर प्रत्येक 90 डिग्री है। और ये कोण C जो देख रहे हैं दोनों ही त्रिभुजों का कोण है, अर्थात उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा भी वैसे बराबर होगा। मतलब कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक है अर्थात समरूप है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है, समरूप है। समरूप है तो समरूप त्रिभुज में हम जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भुजा AB बटा इसके संगत कौन सी भुजा है इस त्रिभुज की छोटे वाले की, A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश बराबर क्या मिल जाएगा, बड़े त्रिभुज की भुजा AC के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा A डैश C है, A डैश C। ठीक है, मान ले रहे हैं ये समीकरण नंबर 1 है आपका। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, जिन दो त्रिभुजों को फिर हम लेने जा रहे हैं, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज, देखिए MNF को MNF, ये वाला त्रिभुज है MNF तथा त्रिभुज B डैश A डैश F, B डैश A डैश F। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं क्योंकि इसका कोण N, इसका कोण A डैश बराबर है प्रत्येक 90 डिग्री, और कोण F जो है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों का कोण है, अर्थात ये दोनों भी समान कोणिक है, यानी समरूप है। ये भी क्या है, समरूप, ये भी समरूप है। समरूप है तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए क्या मिलेगा, MN बटा MN के संगत इसकी भुजा कौन है, B डैश A डैश, B डैश A डैश बराबर इसकी भुजा NF, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा NF बटा छोटे वाले त्रिभुज की भुजा A डैश F, ये दोनों बराबर। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या यमन किसके बराबर है, यमन AB के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटा इसको A डैश B डैश भी लिखा जा सकता है बराबर NF बटा में A डैश F। ठीक है, अब जरा NF को देखिए। NF, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु यम जो होगा बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। ये बात थोड़ा सा यहां लिख देनी होगी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो क्या हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, तो यम जो होगा वो P के अत्यंत निकट होगा, बहुत निकट होगा। तो ऐसी स्थिति में जब यम P के निकट होगा तो N भी काफी P के निकट होगा। ये इसका मतलब कि NF बराबर हम PF मान सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं NF बराबर PF के। ठीक है, NF बराबर PF हम मान लेंगे, माना NF बराबर PF। तब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, तब इसलिए हमें मिल जाएगा
इसलिए ये मिल जाएगा हमें ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब एन एफ की जगह पर पी एफ रख लेंगे तो पी एफ हो जाएगा अब बटा ए डैश एफ। ठीक है, ये मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2 है। तो हम आशा करते हैं कि यहां तक आपको अवश्य समझ में आया होगा। समीकरण 1 और 2 को अब जरा ध्यान से देखिए, हम इधर से कुछ मिटा दे रहे हैं। जरा समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। अब इनको हम मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं, ये सब। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 क्या मिलेगा हमें समीकरण 1 और 2 से? समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 और 2 से देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, अर्थात मिल जाएगा ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी एफ बटा में ए डैश एफ मिल जाएगा। अब जरा चित्र में देखिए एसी को ध्यान से। एसी को हम क्या लिख सकते हैं? एसी को लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी। एपी प्लस पीसी लिखा जा सकता है, एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं। हम क्यों एपी और पीसी ही ले रहे हैं? क्योंकि हम बता चुके हैं चिन्ह परिपाटी में कि कोई भी दूरी लेते हैं तो ध्रुव से लेना शुरू करते हैं। तो इन सारी दूरियों को हम ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से फोकस तक की दूरी यानी जिसे फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी यानी जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब सभी दूरियों को हम पीए, पीसी, पीए डैश, पीएफ में बदलेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम एसी को बदल दिए एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं। ए डैश सी को जरा देखा जाए, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं? पीसी माइनस पीए डैश, पीसी माइनस पीए डैश इसको लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीए डैश बराबर पीएफ को पीएफ रहने देंगे क्योंकि ये फोकस दूरी है। ए डैश एफ को देखिए, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं? पीएफ माइनस पीए डैश, पीएफ माइनस पीए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दूरियों को, ये मान लेना समीकरण नंबर 3 है। अब इन दूरियों को जरा देखा जाए कि पीए क्या है, एपी या पीए। पीए क्या है? पीए क्या है भाई? ध्रुव से वस्तु की दूरी है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी यू से प्रदर्शित कर लेते हैं तो माइनस यू लेंगे क्योंकि ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है। पीसी क्या भाई? पीसी वक्रता त्रिज्या है, इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी है, ध्रुव के दाहिनी ओर मापी गई दूरी है पीसी, तो पीसी को आर प्लस आर ले लेंगे। पीसी हो गया। पीए डैश क्या है भाई? पीए डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, भी से प्रदर्शित करते हैं, इसको धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी है, तो धनात्मक। और पीएफ तो जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्रुव के दाईं ओर ली गई दूरी है पीएफ। अब इन मानों को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो क्या मिलेगा? लिख देंगे इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या मिलेगा? इधर आइए जरा, इसको हम मिटा दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 को। इन मानों को समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए पीए माइनस यू, ये माइनस यू प्लस पीसी आर है बटा पीसी आर माइनस पीए डैश क्या है? भी है, माइनस भी बराबर पीएफ बटे पीएफ माइनस पीए डैश भी। ठीक है, अब यह माइनस यू, ये आर की जगह हो जाएगा 2f बटा 2f माइनस भी बराबर f बटा में f माइनस भी। ठीक है, अब कर देंगे तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? इधर आ जाइए। अब जरा इसको हम मिटा दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 को। आशा करते हैं कितना समझ में आ गया होगा आपके। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं। f का गुणा माइनस यू में होगा तो माइनस एफ यू हो जाएगा, माइनस एफ यू। एफ का गुणा प्लस 2f में होगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। माइनस भी का गुणा माइनस यू में होगा तो प्लस यू भी हो जाएगा, यू भी। माइनस भी का गुणा प्लस 2f में होगा तो माइनस 2f भी हो जाएगा बराबर। अब ये वाला कर लेते हैं। f का गुणा 2f में होगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f का गुणा भी में होगा तो माइनस f भी हो जाएगा। 2f स्क्वायर से देखिए 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? इधर देखिए बचा है माइनस एफ यू प्लस यू भी बचा है, 2f स्क्वायर से 2f कैंसिल, और 2f भी को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो इधर जाने पे प्लस हो जाएगा। एक माइनस है तो एक प्लस बच जाएगा, f भी बच जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे देंगे। u भी f से भाग देने पर
भाग देने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ भाग देंगे तो एफ यू से एफ यू कट जाएगा, 1/v बचेगा, -1/v, प्लस यहाँ भाग देंगे तो यू भी से भी कट जाएगा, 1/f बचेगा, बराबर यहाँ भाग देंगे तो एफ भी से भी कट जाएगा, 1/u बचेगा, 1/v को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, इसलिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये रहा उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध, ये रहा दर्पण सूत्र। तो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों के लिए फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम आशा करते हैं कि ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध आपको अवश्य समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिए। आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।